बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। माई सेल्फ डॉक्टर एतजाज़। और हमने जो है चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था बायोलॉजी क्लास 9 का। उसमें ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के जो हैं 3 लेक्चर हो चुके हैं। ये हमारा 4 लेक्चर है, जिसके अंदर जो है रिमेनिंग हमारी कुछ ब्रांचेस रह गई थी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डेट इज़ रिलेशंस ऑफ बायोलॉजी विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो वो जो टॉपिक है वो हम इस लेक्चर के अंदर कवर करने चाहेंगे। चलें हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जो पहली ब्रांच हमारी जो आज हम डिस्कस करेंगे, डेट इज़ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। बेटा जो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है, इसके अंदर 2 वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। वन इज़ इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट, एंड अदर थिंग इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी मीन बायो मीन लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड लॉगी मीन स्टडी। सो द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ द बायोलॉजी। लेकिन इसके साथ एक एक्स्ट्रा वर्ड जो ऐड हुआ है, डेट इज़ इन्वायरमेंटल। अब इन्वायरमेंट क्या होता है बेटा? इन्वायरमेंट कहते हैं माहौल को। अब माहौल क्या होता है? जहाँ पे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है उसके इर्द गिर्द का जो माहौल होता है, हम उसको इन्वायरमेंट बोलते हैं। अब जो इन्वायरमेंट होता है वो 2 तरह का होता है, मतलब उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, जो चीज़ें पाई जाती हैं इन्वायरमेंट के अंदर, वो 2 तरह की हो सकती हैं। वन इज़ बायोटिक, ये कंपोनेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट के। वन इज़ बायोटिक एंड अदर वन इज़ ए बायोटिक। 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट के। अब जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, एज अ नेम इंडिकेट, इट इज़ रिलेटिंग टू द बायो, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इन्वायरमेंट के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, हम उनको बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। अब उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ सकते हैं। जैसे हमारा जो इर्द गिर्द का माहौल है, इन्वायरमेंट है, उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह हमें हर टाइम जो है अवेलेबल मिलते हैं, ठीक है। वायरसेस होते हैं उसके अंदर फंजाई होती है। इस तरह बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। कोई और एनिमल्स हो सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। वो सारे जो कंपोनेंट है इन्वायरमेंट के अंदर, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम उनको बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। द सेकेंड इज़ ए बायोटिक। ए मीन नॉट, साइंस के अंदर ए का मतलब नॉट होता है, एंड बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसी चीज़ें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। तो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट आर कॉल्ड ए बायोटिक। अब ए बायोटिक के अंदर क्या चीज़ आती है? डेट इज़ सॉइल, वाटर, एयर, ऐसी सारी चीज़ें जो है ये हमारे पास क्या होती हैं इन्वायरमेंट की ए बायोटिक कंपोनेंट कहलाती हैं। तो इन्वायरमेंट इज कंसिस्टेड ऑफ बायोटिक कंपोनेंट एंड ए बायोटिक कंपोनेंट। अब इन्वायरमेंट का मतलब समझ आ गया कि इन्वायरमेंट क्या होता है? माहौल होता है, और उसके अंदर लिविंग चीज़ें भी हो सकती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं। और बायोलॉजी होती है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है विद रिस्पेक्ट और इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस में ताल्लुक बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। ऑर्गेनिज्म का जो है अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, क्या इंटरेक्शन है, वो हम जो है स्टडी करेंगे इन द इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब जो इंटरेक्शन है वो किस टाइप का हो सकता है बेटा? वो देखें, फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट के अंदर अगर एयर पोल्यूशन है, ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर जो एयर है वो पोल्यूटेड है, वो साफ़ नहीं है, तो उसका जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा, जो उसका असर होगा, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे होगा। सो एयर पोल्यूशन वगैरह, वाटर पोल्यूशन वगैरह, ये सारी जो हमने स्टडी करनी है वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में करनी है। सेम जैसे डिफॉरेस्टेशन है, जो ह्यूमंस हैं वो फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं, फॉरेस्ट हमारी दुनिया से ख़त्म हो रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो असर है वो इन्वायरमेंट पे जा रहा है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। और इन टर्न जो है इन्वायरमेंट के अंदर जो पोल्यूशन पैदा हो रही है दरख्त ख़त्म होने से, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो साइकिल होता है कि इंसान का लिविंग जो इन्वायरमेंट है उस पर क्या असर है और इन्वायरमेंट का लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या इफेक्ट है, इसकी स्टडी को जो हम है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी बोलते हैं। सो इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। सही है, तो मेरे ख्याल में ये जो है ब्रांच है आपकी क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है, डेट इज़ सोशियो बायोलॉजी। जो हमारे पास इसमें सोशियो है, सोशियो मीन मशर्ती, ठीक है, मुआशरा जो हमारा होता है, ठीक है। तो मशर्ती इसका मतलब हो गया, एंड बायोलॉजी मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके सोशल पहलू से समझना है। तो दिस इज़ अ ब्रांच
विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर। ये वर्ड आपने याद रखना है कि सोशियो बायोलॉजी के अंदर जो है हम एनिमल का सोशल बिहेवियर स्टडी करते हैं, ठीक है। वो बिहेवियर जो उसको सोसाइटीज़ बनाने पे मजबूर करता है। जो इंसान होते हैं वो एक कॉलोनीज़ में रहते हैं, सोसाइटीज़ बना के रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका बिहेवियर इस टाइप का है। हमने उसी बिहेवियर को स्टडी करना है, ठीक है। इसके अंदर एक और चीज़ हम जो स्टडी करते हैं डेट इज़ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब यह है कि देखिए इंसान जो पहले जंगलात में रहता था उसका सोशल बिहेवियर डिफरेंट था, वो शिकार करता था और अपनी ज़िंदगी गुजारता था, उसका सोशल बिहेवियर डिफरेंट था। लेकिन जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज होना शुरू हुआ, टेक्नोलॉजी आई, तो जो इंसान का सोशल बिहेवियर है वो भी चेंज होना शुरू हो गया। फिर उसने काश्तकारी शुरू कर दी, फसलें उगाना शुरू कर दी, तो उसका जो है वो सोशल बिहेवियर चेंज होना शुरू हो गया विद अ चेंज इन इन्वायरमेंट। जैसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ उसका बिहेवियर भी चेंज होना शुरू हो गया, और इसको हम एवोल्यूशन बोलते हैं, जो चेंज आता है इन्वायरमेंट के अंदर या इंसानों के अंदर। तो बेटा इस ब्रांच के अंदर हमने सोशल बिहेवियर को स्टडी करना है, और सोशल बिहेवियर किस तरह चेंज होता है इन्वायरमेंट के साथ, ये हमने समझना है, ठीक है। इसको दोबारा हम समझते हैं। जैसे देखें पहले पुराने लोग थे, जंगलात में रहते थे, उनका माहौल ऐसा था कि उनको शिकार करना पड़ता था, तो उनका बिहेवियर इस तरह का था कि शिकार करते थे और अपना गुजारा करते थे। फिर जैसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ, थोड़ी टेक्नोलॉजी आई, तो हमने जो है वो फसलें उगाना शुरू कर दी, तो इंसान फसलों पे गुजारा करना शुरू हो गया। फिर अब मज़ीद जो है वो फैक्ट्रीज़ का दौर आ गया, तो लोगों ने फैक्ट्रीज़ पे जो है वो इन्हिसार करना शुरू कर दिया। तो इस तरह जो है इन्वायरमेंट के साथ साथ जो सोशल बिहेवियर है वो एनिमल का चेंज होता रहता है, और इसी स्टडी को जो है हम सोशियो बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो आपने अगर इसमें सिंपल अगर बात जो याद रखनी है वो यही है, एज इन द डेफिनेशन जो सोशियो बायोलॉजी है इसमें सोशल वर्ड पहले भी मौजूद है, तो आपने इसमें क्या स्टडी करना है, सोशल बिहेवियर स्टडी करना है, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट हेल्प्स टू मेक सोसाइटीज़। तो इतनी जो ब्रांच है इस ब्रांच के अंदर हमने सोशल बिहेवियर पढ़ना है। नेक्स्ट जो ब्रांच हमारे पास आती है डेट इज़ पैरासाइटोलॉजी। तो इसके अंदर एक पैरासाइटो है, मीन पैरासाइट्स, एंड लोगी मीन स्टडी। सो दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। ये ऐसी ब्रांच है जो स्टडी किसकी स्टडी करती है, पैरासाइट्स की स्टडी करती है। अब बेटा पैरासाइट्स क्या होते हैं, बेटा पैरासाइट्स आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, लेकिन ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ये ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे हमारे पास जो हैं ऑर्गेनिज्म हैं जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अब जो पैरासाइट है वो क्या करता है बेटा, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे मॉस्किटो, एक डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है मॉस्किटो। अब मॉस्किटो क्या करता है, ये इंसानी जिल्द है, स्किन है, ठीक है। अब ये एक ऑर्गेनिज्म इसमें जो है ह्यूमन है, इंसान है, ठीक है, और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो मॉस्किटो है, ठीक है। अब इन दोनों के दरम्यान में रिलेशन देखें। जो मॉस्किटो है ये ह्यूमन को बाइट करता है और इसके ब्लड को सक करता है। ये देखें इसके अंदर ये ब्लड आ गया, ये ह्यूमन का ब्लड है। अब इसने जो मॉस्किटो है, ये फीमेल मॉस्किटो जो होती है ये खून पीती है, क्योंकि इसको जो है एग की फर्टिलाइजेशन के लिए ब्लड चाहिए। यहाँ बात क्लियर है। अब ये क्या करेगी, यहाँ से ब्लड सक करेगी, तो इसको जो ब्लड चाहिए था वो इसकी कमी पूरी होगी। तो मॉस्किटो को जो है वो क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, ये अपनी फूड या जो ब्लड है वो सक कर रहा है ह्यूमन से, तो मॉस्किटो को फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे। दूसरा ये क्या करता है, जब ये ब्लड को सक करता है तो ये अपना सलाइवा जो होता है ये ब्लड के अंदर इंजेक्ट कर देता है, डाल देता है उसके अंदर। रीज़न क्या होती है कि जो ब्लड ये चूसता है वो इसकी जो फूड के नाल है उसके अंदर जाके क्लॉट ना कर जाए, जम ना जाए, इसलिए ये ब्लड के अंदर क्या ऐड कर देता है, सलाइवा ऐड कर देता है। तो बेटा इस सलाइवा के अंदर बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो हमें डिजीज़ कॉज करवाते हैं। फॉर एग्जांपल मलेरिया बेस्ट एग्जांपल है। तो बेटा मलेरिया जो होती है वो मच्छर के काटने से होती है, ठीक है। जो मॉस्किटो होता है उसके सलाइवे के अंदर जो है प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है, और प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया कॉज करता है। सारे मच्छरों के अंदर नहीं होता, जो मॉस्किटो इन्फेक्टेड होगा उसके अंदर होगा, ठीक है। तो मॉस्किटो के सलाइवे के अंदर प्लाज्मोडियम होता है, जब वो सलाइवा ह्यूमन ब्लड के अंदर डालता है तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम चला जाता है और उसको अल्टीमेटली बुखार हो जाता है, जिसको मलेरिया बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब क्या हुआ कि मॉस्किटो को तो फ़ायदा हुआ है, ठीक है, मॉस्किटो को फ़ायदा हुआ है, लेकिन ह्यूमन को जो है वो नुकसान हुआ है, ठीक है। एक तो उसका ब्लड जो है वो लॉस हो गया, दूसरा ये कि उसको जो है उसके ब्लड के अंदर बहुत सारी डिजीज़ जो है मॉस्किटो ने इंजेक्ट कर दी है। तो बेटा जो ह्यूमन है इसको हम बोलेंगे होस्ट, और जो मॉस्किटो है इट इज़ कॉल्ड पैरासाइट। इसको क्या बोलेंगे, पैरासाइट बोलेंगे। तो मतलब पैरासाइट ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो अपने होस्ट से फूड लेता है, ठीक है, या फिर शेल्टर लेता है, ठीक है। मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर रह भी सकता है, जैसे लीच है,
ठीक है, हमारे बालों के अंदर जो है वो लीच होती है जो कि खून को चूसती भी है और हमारे बालों के अंदर भी रहती है, तो उसको जो है फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ह्यूमन को नुकसान हो रहा है। तो ह्यूमन जो लीच है वो एक पैरासाइट है और जो ह्यूमन है इट इज़ अ होस्ट। तो मेरे ख्याल में ये बात समझ आ गई होगी कि पैरासाइट्स क्या होते हैं, और पैरासाइट्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइटोलॉजी। तो हम इसको रीड कर लेते हैं। पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स, ये कोई ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट टेक फूड, जो कि फूड को हासिल करते हैं, एंड शेल्टर, शेल्टर मीन मतलब रहना या पनाह लेना, फ्रॉम द लिविंग होस्ट। ठीक है, फूड लेते हैं और शेल्टर लेते हैं, किससे लेते हैं, होस्ट से लेते हैं, एंड इन टर्न हार्म देम, और बदले में जो है हार्म करते हैं अपने होस्ट को। ठीक है, जो होस्ट है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे इंसान को यहाँ पे क्या हो रहा था, हार्म हो रहा था, नुकसान हो रहा था। तो दिस इज कॉल्ड पैरासाइट, और पैरासाइट की स्टडी को हम बोलते हैं पैरासाइटोलॉजी। तो मेरे ख्याल में ये ब्रांच भी अच्छी तरह आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट ब्रांच बची है डेट इज फार्माकोलॉजी। ठीक है, आपकी बुक में जो है ये लास्ट ब्रांच है फार्माकोलॉजी। इसको समझ लेते हैं कि फार्माकोलॉजी क्या होती है। बेटा फार्माकोलॉजी जो है ग्रीक वर्ड है जिसके अंदर एक फार्मा हमारे पास वर्ड है एंड अदर वन इज लॉगी। लॉगी मीन स्टडी या रीजनिंग, एंड फार्मा मीन ड्रग्स और केमिकल्स, ड्रग्स और केमिकल्स। सो द स्टडी ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। बेटा ड्रग्स जो होती हैं इनको मेडिसिन भी कहते हैं, ड्रग्स आर द मेडिसिन। तो मेडिसिन की जो स्टडी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी बोलते हैं। बेटा आप अक्सर मेडिसिन लेने जाते होंगे तो वो स्टोर जहाँ से आपको मेडिसिन मिलती है उसका नाम होता है फार्मेसी स्टोर। ठीक है, फार्मेसी मीन ड्रग्स, ऐसा स्टोर जहाँ से आपको ड्रग्स मिलती हैं, मेडिसिन मिलती हैं, उसको फार्मेसी स्टोर कहते हैं। तो वहाँ से आपने याद रखना है कि फार्मेसी इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन। ठीक है, तो इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स। अब हमने ड्रग्स के बारे में क्या स्टडी करना है, मेडिसिन के बारे में क्या क्या चीज़ स्टडी करनी है। तो बेटा इसके अंदर कुछ चीज़ें हम स्टडी करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर पे आपने ड्रग का जो है सोर्स स्टडी करना है। ठीक है, सोर्स का मतलब ये है कि वो जो अद्वियात हैं वो कहाँ से आ रही हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं जिनका सोर्स प्लांट्स होते हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, हम उनको पीस के जो है वो मेडिसिन बनाते हैं। तो ये इसको सोर्स बोलते हैं कि मेडिसिन आई कहाँ से है। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा पेनिसिलिन, ये एक एंटीबायोटिक है, एक मेडिसिन है। ठीक है, जो फंगस से आती है, फंजाई से आती है। ठीक है, तो इस तरह हमने सोर्स बनना है कि कौन सी मेडिसिन कहाँ से आ रही है, प्लांट से आ रही है, एनिमल से हमें हासिल हो रही है, या फंजाई से हमें हासिल हो रही है, या फिर बैक्टीरिया से हासिल हो रही है। तो फार्माकोलॉजी के अंदर जो हमने ड्रग्स पढ़नी है उसके अंदर हमने ड्रग्स का सोर्स पढ़ना है। सेकेंड थिंग इज डैट हमने उस ड्रग की जो है कंपोजिशन पढ़नी है कि उसके अंदर कौन सा केमिकल पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर है क्या, यहाँ तक बात क्लियर है कि हमने जो है ड्रग की कंपोजिशन पढ़नी है कि ड्रग्स के अंदर कौन कौन से केमिकल्स मौजूद हैं। तीसरे नंबर पे जो आपने चीज़ पढ़नी है दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग्स। ठीक है, मतलब वो गोली जो है हम खाएंगे तो वो हमारे स्टमक में किस तरह एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, और उसके बाद उसका असर कितनी देर रहेगा और हमारी बॉडी से वो रिमूव कैसे होगी, यूरिन के थ्रू होगी, कैसे होगी और कितना टाइम लेगी। दिस ऑल स्टडी इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग। तो हमने क्या करना है, ड्रग के बारे में सोर्स स्टडी करना है, कंपोजिशन स्टडी करनी है और उसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। ठीक है, आप 10th क्लास में आएंगे तो आपका एक चैप्टर है पूरा इसके बारे में, फार्माकोलॉजी। लास्ट चैप्टर है 10th क्लास में बायोलॉजी का, फार्माकोलॉजी। ठीक है, जिसके अंदर आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो मैं आपको यही भी बता रहा हूँ कि आपने उसके अंदर सोर्स पढ़ने हैं, कंपोजिशन पढ़नी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। अब अगले नंबर पर आपने क्या पढ़ना है, देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। फॉर एग्जाम्पल ये एक गोली है, इसको जब इंसान खाता है तो इंसान की जो बॉडी के सिस्टम है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। तो ये जितने सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, इसी तरह नर्वस सिस्टम हो गया। तो बहुत सारे सिस्टम है, मैं सारे यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकता। तो जितने भी सिस्टम है ह्यूमन बॉडी के अंदर, उनका जो है इस ड्रग का उन सिस्टम पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, अब वो इफेक्ट दो तरह के हो सकते हैं, या तो यूजफुल इफेक्ट होगा या फिर हार्मफुल इफेक्ट होगा। हार्मफुल इफेक्ट को हम बोलते हैं साइड इफेक्ट। ठीक है, तो हमने जो है यूजफुल इफेक्ट भी पढ़ना है और साइड इफेक्ट भी पढ़ना है ड्रग का। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक गोली खाते हैं मैदे की, फॉर एग्जांपल आपके मैदे में जलन है, तो ये गोली खाने से आपकी जो मैदे की एसिडिटी है
ठीक है, स्टमक के अंदर जो एसिडिटी हो गई है, जलन हो रही है, वो तो ठीक हो गई है, लेकिन उस ड्रग का हो सकता है किडनीज पे बहुत गंदा इफेक्ट हो, वो किडनीज को डैमेज करती हैं, वो हमारी लीवर को जाके डैमेज करती हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। वो हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करती हैं, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। तो हो सकता है कि वो स्टमक पे तो यूज़फुल इफेक्ट है कि हमारी जो एसिडिटी है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन किडनीज पे, लीवर पे, नर्वस सिस्टम पे हो सकता है उसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। तो हमने कोई भी ड्रग है उसके जो हैं इफ़ेक्ट्स पढ़ने हैं ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये ब्रांच बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं। पहले नंबर पे हम ड्रग्स पढ़ते हैं, ड्रग्स में ड्रग का सोर्स क्या है, ठीक है, और उसके बाद इसकी कंपोजिशन क्या है, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कि ये एब्जॉर्ब किस तरह होती है, ये बॉडी से रिमूव किस तरह होती है, और कितनी देर इस गोली का इंसानी जिस्म पे असर रहता है, ठीक है। और उसके बाद हमने जो ह्यूमन बॉडी के सिस्टम्स हैं उनके ऊपर इस ड्रग का क्या असर होता है, ये हमने जो है फार्माकोलॉजी के अंदर सारी डिस्क्रिप्शन पढ़नी है। तो मेरे ख्याल में ये फार्माकोलॉजी के बारे में हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया है और आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ शुरू हो रही है, ठीक है, वो हमारा सेकंड लेक्चर जो है इसके बारे में है, दैट इज़ रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। बेटा साइंस जो है, इसके पहले लेक्चर में हम डिस्कस किया था कि साइंस जो होती है ये एक सिस्टमेटिक स्टडी है जिसमें हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उसके बाद जो है वो रिजल्ट निकालते हैं। अब साइंस की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, जैसे बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, मैथ है, ये सारी जो हैं ये साइंस की ब्रांचेज हैं, ठीक है। अब बायोलॉजी का जो है इन ब्रांचेज के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, ये जो है हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। इसको हम थोड़ा एग्जांपल से हम समझ लेते हैं ताकि समझ आ जाए। बेटा बायोलॉजी में एक्चुअली हम क्या पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं, ठीक है। बायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना लिया, ह्यूमन को बना लिया, ठीक है। अब ह्यूमन को स्टडी करने के लिए हमें जो है जरी सी बात है, ह्यूमन इज मेड अप ऑफ सो मैनी केमिकल्स, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे लाइक वाटर। आपको पता है हमारी बॉडी का 70% जो पार्ट है वो वाटर से बना हुआ है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर वाटर भी है, ठीक है। सेम इस तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर जो है बहुत सारे केमिकल्स हैं। सेम जो हमारी ह्यूमन बॉडी है इसके अंदर हर टाइम केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। अब बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं या ये जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, इनको समझने के लिए हमें केमिस्ट्री का जो है वो सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर हम रिएक्शंस वगैरह पढ़ते हैं ना, केमिकल रिएक्शंस या मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ये सारी चीज़ें हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपने बायोलॉजी को अच्छी तरह कवर करना है, आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म को अच्छी तरह समझना है, तो आपको केमिस्ट्री का भी जो है वो सहारा लेना पड़ेगा। इसको ही हम क्या बोलते हैं, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, कि हमने जो बायोलॉजी अगर अच्छी तरह समझनी है तो हमें जो है दूसरे साइंसेस के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा, उनकी स्टडी को, उनकी टेक्निक्स को बायोलॉजी पे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और यही जो है आज हमारा टॉपिक है। ओके, अब जो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज़ पहले हम एक डेफिनेशन स्टडी करेंगे, ठीक है। एंड द डेफिनेशन इज़ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। बेटा जो रिलेशनशिप होता है बायोलॉजी का विद अदर साइंसेस, जो अदर ब्रांचेस होती हैं साइंस की, उनके साथ बायोलॉजी का जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। बेटा इसमें वर्ड इंटर है, इंटर मीन बिटवीन एंड डिसिप्लिन मीन सब्जेक्ट्स और ब्रांचेस, ठीक है। जैसे बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, तो ये सारे सब्जेक्ट हैं। तो ये जो आपस में बायोलॉजी का दूसरे सब्जेक्ट्स या ब्रांचेस के साथ रिलेशनशिप है, बिटवीन, दरमियान, ठीक है, बायोलॉजी का जो इन ब्रांचेस के साथ सब्जेक्ट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, ठीक है। अब बायो का किन किन के साथ रिलेशन है वो हम देख लेते हैं। बेटा बायो का जो है वो फिज़िक्स के साथ भी रिलेशन है, मतलब अगर आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म को अच्छी तरह पढ़ना है तो आपको फिज़िक्स का सहारा लेना भी पड़ता है, ठीक है। और बायो का जो फिज़िक्स के साथ रिलेशन होता है, इट इज़ कॉल्ड बायोफिज़िक्स, ठीक है। मतलब फिज़िक्स के रूल्स को हमने अप्लाई करना है फॉर द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिज़िक्स के जो कानून हैं उनको हमने यूज़ करके लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझना है, और इस ब्रांच को हम बोलते हैं बायोफिज़िक्स। सेम इस तरह हमने केमिस्ट्री के रूल्स को यूज़ करते हुए
लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझना है विच इज़ कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। सेम इस तरह मैथ्स के रूल को यूज़ करके हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको स्टडी करना है, डेट इज़ कॉल्ड बायो मैथमेटिक्स, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड बायोमेट्री। नेक्स्ट जो है हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है बाय यूजिंग जियोग्राफी। जियोग्राफी भी एक हमारे पास सब्जेक्ट होता है, इसके नॉलेज को अप्लाई करके हमने बायो को जब समझना है तो डेट इज़ कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। सेम इस तरह इकोनॉमिक्स को जो है जब हमने अप्लाई करना है फॉर द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो इसको हम क्या बोलेंगे, बायो इकोनॉमिक्स। तो ये हमारे पास जो है टोटल जो है 5 जो है इसकी इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि ये है क्या। सो नंबर 1 पे हम स्टडी करेंगे बायोफिजिक्स। अब बायोफिजिक्स की बात करें तो बेटा इट इज़ द एप्लीकेशन और स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। ये ऐसी ब्रांच होती है बायोफिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, ऐसे प्रिंसिपल विच आर एप्लीकेबल टू द बायोलॉजिकल फिनोमिना। ठीक है, हमने वो प्रिंसिपल पढ़ने हैं फिजिक्स के जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो फिनोमिनाज हैं, प्रोसीजर हैं, उनको समझने के लिए रिक्वायर है। सिर्फ उतने प्रिंसिपल हमने पढ़ने हैं। ठीक है, हम एक एग्जांपल इसमें स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, ये फिजिक्स है कि ये जो हमारे पास फुलक्रम है, इसके अगेंस्ट ये जो हमारे पास एक रोड है, ये किस तरह मूव करता है। ठीक है, तो आपने देखा जहाँ पे लोड ज़्यादा है, जहाँ पे फोर्स ज़्यादा है, ये उस तरफ बेंड हो गया है, और जहाँ पे फोर्स कम है ये ऊपर उठ गया है। ठीक है, सेम इस तरह अगर ह्यूमन आई की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो मसल्स होते हैं ये ज्वाइंट है। तो जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे फोर्स जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। जब फोर्स इंक्रीज होती है तो जाहिर सी बात है इस तरफ फोर्स ज़्यादा हो गया तो हैंड जो होता है वो पुल हो जाता है। ठीक है, अपवर्ड मूव कर जाता है। तो बेटा देखिए सेम प्रिंसिपल फिजिक्स का किस पे अप्लाई हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई हो रहा है। तो बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है हमने लिम्स की मूवमेंट है, लिम्स कहते हैं जैसे हैंड्स, ये हमारे पास जो आर्म्स वगैरह होते हैं, और उसके बाद लेग्स, ये दोनों जो पार्ट होते हैं इसको हम लिम्स बोलते हैं। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है दिस इज़ कॉल्ड अपर लिम, क्योंकि ऊपर मौजूद है तो इनको अपर लिम बोलते हैं, और जो हमारी लेग्स होती हैं नीचे होती हैं उनको बोलते हैं लोअर लिम्स। तो बेटा लोअर लिम्स और जो ये लीवर है इसको बोलते हैं लीवर, इट इज़ कॉल्ड लीवर, जो कि हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो जो लीवर का फंक्शन है, जो प्रिंसिपल जिस पे ये काम करता है, सेम प्रिंसिपल पे हमारे लिम्स काम करते हैं, वैसे ही मूव करते हैं। तो बेटा जो लीवर का प्रिंसिपल है उसको हमने अप्लाई करना है कहाँ पे, ह्यूमन पे, ताकि हम ह्यूमंस को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को अच्छी तरह समझ सकें। तो यही बात हमने डेफिनेशन में की थी कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना। हमने फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं जो बायोलॉजिकल फिनोमिना पे या प्रोसीजर पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल हम देखेंगे, आपने डेफिनेशन लिखनी है और साथ में एग्जाम्पल लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ सिमिलैरिटी बिटवीन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर, ठीक है, इन फिजिक्स। ठीक है, जैसे लीवर जो है फिजिक्स में होता है, उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है सेम वर्किंग प्रिंसिपल है ऑफ लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी। सो अगर आप लीवर को अच्छी तरह समझ लेंगे कि वो किस तरह काम करता है तो आपको लिम्स की मूवमेंट समझ आ जाएगी। तो मतलब जो फिजिक्स का नॉलेज है वो हमें यूज़ करना पड़ता है फॉर द स्टडी ऑफ बायो, दैट्स वाई इस ब्रांच को हम बोलते हैं बायोफिजिक्स। बायो इटसेल्फ अकेला कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, हमें दूसरे ब्रांचेस का सहारा लेना पड़ता है ताकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंप्लीट समझ सकें। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि बायोफिजिक्स में हम क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच आती है दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब बायोकेमिस्ट्री में आपको इसके एग्जांपल पहले भी समझा चुका हूँ कि हमने क्या करना है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर हम कंपाउंड्स पढ़ते हैं और केमिकल रिएक्शंस प्रोसेस पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन हमने जो है बायोकेमिस्ट्री के अंदर वो कंपाउंड्स पढ़ने हैं, वो मॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं और वो केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, और ऐसे प्रोसेस पढ़ने हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं। हम एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे इस दुनिया के अंदर जो टोटल एलिमेंट्स पाए जाते हैं दैट इज़ 116 नियर अबाउट। ठीक है, 116 एलिमेंट्स इस दुनिया में फॉर एग्जांपल पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ह्यूमंस बॉडी के अंदर जो है या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ 16 एलिमेंट्स होते हैं। इनमें से सिर्फ ऐसे 16 एलिमेंट्स हैं
जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। बाकी जो होते हैं वो लिविंग के अंदर नहीं होते, वो नॉन लिविंग के अंदर होते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं? जैसे गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड एक एलिमेंट है, अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो नहीं होता ना। तो ऐसे एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं हम उनको बोलते हैं बायो एलिमेंट्स, मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने वाले एलिमेंट्स हैं। तो बेटा इनकी स्टडी को जो है वो हम बायोकेमिस्ट्री बोलेंगे। ठीक है, तो मतलब ऐसे कंपाउंड्स और ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं उनकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे? बायोकेमिस्ट्री। तो मतलब हमने केमिस्ट्री को यूज़ करके लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया है। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल क्या है? जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दो जो प्रोसेस है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। वन इज फोटोसिंथेसिस एंड अदर वन इज रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस आपको पता है सिर्फ प्लांट्स के अंदर होती है, एल्गी के अंदर होती है। ठीक है, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट्स करते हैं, एल्गी करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। ठीक है, लेकिन ऑल प्लांट्स एंड ऑल एल्गी ये सारे के सारे जो हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। कुछ बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन एनिमल्स, फंजाई ये जो होते हैं ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते। ठीक है बेटा, अब फोटोसिंथेसिस जो है ये एक हमारे पास केमिकल प्रोसीजर है। ठीक है, जैसे इक्वेशन भी आपको नजर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी, तो हमारे पास ग्लूकोज बनती है और ऑक्सीजन बनती है। तो ये केमिकल रिएक्शन है। इसको समझने के लिए, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है, प्लांट्स के अंदर हो रहा है, इसको समझने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? केमिस्ट्री का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, और इस ब्रांच का हम नाम दे देंगे बायोकेमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री को यूज करके हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोसीजर को समझ रहे हैं। ठीक है बेटा, मेटाबॉलिज्म होता है ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। तो बेटा फोटोसिंथेसिस भी एक मेटाबॉलिज्म है, इसकी स्टडी होगी। सेम इस तरह रेस्पिरेशन जो है इसकी स्टडी जो है वो हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को हम केमिस्ट्री के बगैर नहीं समझ सकते। ठीक है, तो ये बात अब आपको समझ आ रही होगी कि हम जो है बायो को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए हमें बहुत सारे ब्रांचेस का सहारा लेना पड़ता है, और मैं हर ब्रांच के अंदर आपको एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ ताकि समझ आ जाए अच्छी तरह। सो वी आर डन विद आवर बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आती है बायोमैथमेटिक्स। ओके बेटा, बायोमैथमेटिक्स जो है ये भी बायोलॉजी के अंदर एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, मतलब बायो के अंदर मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो क्या रोल है पहले हम उसको समझ लेते हैं। बेटा जब हम डाटा को एनालाइज करते हैं, एनालाइज का मतलब होता है जांचना। ठीक है, किसी भी चीज़ को जांचना या निचोड़ निकालने का नाम क्या है? एनालाइज है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सपेरिमेंट क्या किया है कि आपने जो है 100 प्लांट्स लिए। ठीक है, 100 प्लांट्स आपने लिए और एक हाइपोथेसिस ये थी कि प्लांट्स को अगर आप सनलाइट प्रोवाइड नहीं करते तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। फॉर एग्जांपल ये एक स्टेटमेंट थी, इसको हमने चेक करना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो इसके लिए हमने क्या लिए? 100 प्लांट्स लिए और इन पे एक्सपेरिमेंट किए। हमने इन 100 प्लांट्स को जो है वो डार्क प्लेस में रख दिया, मतलब अंधेरे में रख दिया है। तो जब अंधेरे में आपने रखा तो फॉर एग्जाम्पल इसमें 80 प्लांट्स जो हैं उन्होंने फोटोसिंथेसिस नहीं की, और जो इसमें 20 प्लांट्स हैं उन्होंने फोटोसिंथेसिस कर लिया। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, अब आपके पास ये एक डाटा आ गया कि 80 प्लांट्स ने जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं की और 20 प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस की है जब हमने उन्हें अंधेरे में रखा है। आपके पास डाटा आ गया। अब जब आपने इसको एनालाइज करना है, इसका निचोड़ निकालना है, रिजल्ट निकालना है कि इसका मतलब क्या है, तो आप क्या करोगे? आप परसेंटेज निकालोगे। ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 80 प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस नहीं की, 100 हमारे पास टोटल थे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगी। कट करेंगे तो 80%। तो मतलब 80% जो है ये बात ठीक है कि प्लांट्स को अगर आप अंधेरे में रखेंगे, सनलाइट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। तो 80% हमारी बात सही होगी। तो इस तरह जब डाटा को एनालाइज करते हैं तो हमें परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, ये सारे जो मैथमेटिकल्स टूल हैं, ये मैथ्स के अंदर टूल्स यूज़ होते हैं, इनको हम अप्लाई करते हैं और अपने एक्सपेरिमेंट का जो डाटा होता है उसको एनालाइज करते हैं। सो ऐसी ब्रांच जो है उसको हम बोलते हैं बायोमैथमेटिक्स। तो बेटा मैथ के बगैर तो हम जो है एक्सपेरिमेंट वर्क जो है वो उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे, हमारे पास रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो मैथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ
biological process using mathematical techniques and tools। मैथमेटिकल्स टेक्निक्स को और टूल्स को यूज़ करते हुए हमने जो है एक्सपेरिमेंट्स को समझना है, उनके रिजल्ट को एनालाइज करना है। अब एग्जांपल इसमें देखेंगे, टू एनालाइज डाटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंट वर्क। एक्सपेरिमेंट वर्क के बाद जो आपके पास डाटा इकट्ठा होता है उसको एनालाइज करने के लिए बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, एनालाइज करने के लिए उससे मैथ के रूल जो हैं वो अप्लाई करने पड़ते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड बायोमैथमेटिक्स और इट इज़ आल्सो कॉल्ड बायोमेट्री। मेट्री मीन होता है मेजरमेंट्स। ठीक है, मैथ से ही रिलेट करता है ये वर्ड। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। मेरे ख्याल में ये भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। सो बाकी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।